नमस्ते। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग हर दिन एक नया रूप ले रही है। कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं तोड़फोड़, कहीं मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं तो कहीं पर विधायकों की गाड़ियों पर हमला हो रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में इन दिनों अराजकता का माहौल है। जहां देखो वहीं भीड़ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर उपद्रव कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा लंबे समय से अपने आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे। साल 1982 में मराठा आरक्षण को लेकर के पहली बार एक बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया। तब से लेकर के अभी तक मराठा आरक्षण की मांग बड़ी जोरों से जारी है। दशकों पुरानी इस मांग को लेकर के अब जो आंदोलन हो रहे हैं वो अब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले आंदोलन की तरह नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि मनोज जारंगे पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और इसके बाद ये आंदोलन उग्र हो गया है। इस आंदोलन ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। मनोज, जो कि मराठाओं की तरफ से इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शिंदे सरकार ताबड़तोड़ अब इस पर फैसले ले रही है और मराठा आरक्षण को लेकर के बैठक कर रही है। कल शाम भी मुख्यमंत्री शिंदे ने खुद मनोज जारंगे से फोन पर बातचीत की, तो वहीं आज मराठा आरक्षण को करके सर्वदलीय बैठक भी उन्होंने बुलाई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में सभी इस बात पर सहमत हुए हैं कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर सीधे सीधे निशाना साध रहा है। बैठक का न्योता नहीं मिलने पर उद्धव गुट का कहना है कि उद्धव ठाकरे का सामना करने में शिंदे सरकार को और नए नए गैर कानूनी तरीके से मुख्यमंत्री बने सरकार को दिक्कत है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि क्या महाराष्ट्र में मराठा आबादी को आरक्षण मिलना चाहिए? अगर महाराष्ट्र सरकार इस आरक्षण पर सहमति जताती है तो फिर परेशानी आखिर क्या है? क्या आरक्षण को लेकर के राज्य में हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, राज्य की जो संपत्ति है उससे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या फिर मराठा आरक्षण के नाम पर पूरे राज्य में कोई राजनीति कर रहा है? तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट और आपको बताएंगे कि आखिर विपक्ष ने आज इसको लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक छोटा सा जिस पूरे मामले को कैसे तूल मिला, अचानक मामले में क्या हुआ, वो सिनेरियो आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर डिबेट में आगे। मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका जी सरकारची आहे। नहीं, मैं ऐसे बयानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे बयान केवल निर्णय प्रक्रिया के ऊपर दबाव डालने के लिए किए जाते हैं। मैं ऐसे टिप्पणियों से कोई दबाव में नहीं आता। मैं अपना निर्णय नियम जो है, लॉ जो है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है उसके आधार पर ही। देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति आप देख रहे हो, बहुत गंभीर है। मराठा समाज के लोग सड़क पर उतरे हैं। विधायक और मंत्री को रोका जा रहा है, गांव गांव में घुसकर उनके घर जलाए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से उद्ध्वस्त है। मनोज जारंगे पाटिल का अनशन दिनों दिन लंबा खिंचता जा रहा है, उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। हम चाहते हैं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत देश का विषय नहीं है। राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे विषय में जहां महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जिन्होंने हमारी पार्टी के साथ गद्दारी की, पार्टी पक्ष के प्रमुख हैं उद्धव साहब ठाकरे जी, उनके साथ गद्दारी की, तो उनका सामना करने में इनको दिक्कत तो आएगी ही। और साथ ही साथ मराठा रिजर्वेशन को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और जो समर्थन उद्धव जी ने दिया है, और वो भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्णय होना चाहिए, क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने इस तरीके का काम किया है। कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि गद्दार लोगों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। चेक करो ना। किस तरीके से एक बार फिर से महाराष्ट्र में तूल पकड़ता नजर आया, जिसकी तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। और ये जो आंदोलन है वो उग्र हो गया
और इसको लेकर के कई राजनीतिक पार्टियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये जो आंदोलन है अब राज्य को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि कई ऐसी जगह रही जहां पर पूरा का पूरा जो कर्फ्यू हम कह सकते हैं वो लगा दिया गया था मराठा आरक्षण को लेकर के। हालांकि जो बड़ी बैठक है वो भी आज बुलाई गई, लेकिन इस बैठक से पहले आपको सदन रहे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने घर पे भी बैठक बुलाई थी। हालांकि उसके बाद आज बड़ी बैठक बुलाई है, लेकिन उसमें उद्धव गुट के तमाम नेताओं का और उद्धव ठाकरे का सीधा सीधा कहना था कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये तमाम उन मराठी लोगों के अधिकार की बात है और इस पूरे मामले पर इस बैठक में उन्हें शामिल होना चाहिए, उन तमाम नेताओं को जो मराठी हैं और उनका अधिकार है। ये उद्धव ठाकरे का कहना था। हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार मिलवा देते हैं आपको। अश्विनी शाही नेता बीजेपी के हमारे साथ, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस के हमारे साथ, गुलाब चंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना के हमारे साथ जुड़ जाएंगे, मुकलेश शेख नेता एनसीपी के हमारे साथ, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से। और सबसे पहला जो सवाल है वो है अश्विनी शाही नेता बीजेपी के। अभी सरकार आपकी अश्विनी जी महाराष्ट्र में बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में मराठा आरक्षण का एक बार फिर से तूल पकड़ना और आरक्षण पर अड़ जाना और साथ ही आपके मुख्यमंत्री का भी ये बयान आना कि आरक्षण देनी ही चाहिए मराठी लोगों को, इस पर क्या कहेंगे? बैठक हुई है लेकिन अभी कोई ठोस कदम या आरक्षण को लेकर कुछ बड़ा सामने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ही पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास एक्ट के अंतर्गत मराठा आरक्षण 16% देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट से उस पर जो है वो 13% और 12% कर दिया गया। बाद में 2021 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला रद्द कर दिया गया। तो ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह थोड़ा ही है कि कांग्रेस ने तो इसका प्रयास भी किया। कब किया था? 82 में आंदोलन हुआ, उसके बाद शायद पृथ्वीराज जी थे, चुनाव के तुरंत पहले किया, उसके बाद हमारी सरकार आ गई, अध्यादेश की बात उन्होंने किया। लेकिन वो चुनाव के पहले भी कर सकते थे वो काम, क्योंकि आंदोलन 82 से था। 82 में इन लोगों ने नजरअंदाज किया अन्ना साहेब पाटिल का वो आंदोलन। पाटिल ने उसी समय आत्महत्या कर लिया। ये स्थिति थी उस समय कांग्रेस की सरकार की। आज हम कह रहे हैं कि आरक्षण जरूरी है, हमने देने का भी काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है, कार्यवाही चल रही है, कुछ टेक्निकल रीजन है, इस वजह से थोड़ा समय लग सकता है, ये भी कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी तो उस पक्ष में है और हम तो कर चुके हैं 16% का आरक्षण, उसमें हम कहीं पीछे नहीं है और कहीं कोई हमारी मंशा साफ है। जी, क्या राज्य में सरकार आरक्षण देने जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया उसको बहुत से पढ़ा जाए, सुना जाए। उन्होंने कहा है कि हम लोग इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। गुलाब चंद दुबे हमारे साथ, शिवसेना के हमारे साथ प्रवक्ता है गुलाब चंद्र दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। गुलाब चंद्र जी, बहुत लंबा अरसा रहा 1982 की अगर हम बात करें, तब मराठा आरक्षण की बात आई थी और 2023 में एक बार फिर से आज हम इस पूरी मांग को नेशनल टीवी पे या फिर यूं कहें कि राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे बढ़ते हुए देख रहे हैं। अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लगातार राज्य में हिंसक उपद्रव किए जा रहे हैं। क्या आरक्षण की मांग को लेकर के उपद्रव ही एक आखिरी जरिया बच जाता है जिससे मांग को मनवाया जा सके? गुलाब चंद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? गुलाब चंद्र दुबे जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के भी गेस्ट हैं रत्नाकर सिंह जी, उनके पास हम चलते हैं। रत्नाकर जी, आप कैसे मराठा आरक्षण की इस मांग को और सूबे में जिस तरीके से अब राजनीति हो रही है मराठा आरक्षण को लेकर के, उसे कैसे देखते हैं? उद्धव ठाकरे और साथ ही आप संजय राउत के तमाम जो उनके बयान आ रहे हैं उनको आपने सुना होगा, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है? प्रीति जी, देखिए, आज जो महाराष्ट्र की
परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। वो कैसे है मैं बताता हूं कि 2013-14 के दरमियान यही फडणवीस जी ने वादा किया था मराठाओं से कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको आरक्षण देंगे। लेकिन 2000 उसके बाद इनकी सरकार अभी भी है, लेकिन आरक्षण का कोई जिक्र नहीं हुआ। पहली बार जब मराठाओं का आरक्षण जब भी आंदोलन हुआ, उस समय जब मराठाओं ने आंदोलन किया तो यही शिंदे साहब जा गए वहां पे और कहे कि हम 30 दिन के अंदर आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। रत्नाकर जी की आवाज थोड़ा बढ़ाइए। मनोज जरांग पर जी मनोज बोलिए पाटिल जी बोलिए। ने कहा कि आप 30 दिन नहीं, आप 40 दिन ले लीजिए, लेकिन आप हमारी मांगों को पूरा करिए। आज 40 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन इन लोगों ने उन मांगों पे क्या उचित कार्रवाई की? क्या विधानसभा में कोई विशेष सत्र लाए? क्या उस पे कार्रवाई की? ये आज प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इनकी मंशा के ऊपर। तो आज की परिस्थिति जो महाराष्ट्र को मणिपुर बनाने की है, जिसमें मंत्रियों के घर फूके जा रहे हैं, विधायकों के घर फूके जा रहे हैं, 10 लाख मराठा जो है रोड पे उतर चुके हैं और 13 से अधिक लोगों ने, मराठाओं ने आत्महत्या कर ली है। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि आज की परिस्थिति का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में क्यों नहीं पुख्ता सबूत आधार पे जाती है और क्यों नहीं लड़ाई लड़ती है? आप सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो आपको लड़ाई लड़ना है, क्योंकि 50% का जो कैपिंग है जो आरक्षण में, उस आरक्षण को तो केंद्र सरकार पहले ही वायलेट कर चुकी है। 10% जो है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले लोगों को देने के लिए। तो आप 50% का अगर नहीं वो ठीक है, लेकिन हमारे साथ एनसीपी के भी नेता, एक बार उनसे भी जान लेते हैं क्या प्रॉब्लम कहाँ है, एक बार उनसे भी जान लेते हैं हम। और हमारे साथ शेख साहब है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज की मीटिंग में हमने एनसीपी के भी सर्वे सर्वा को देखा है वहां बैठे हुए, शरद पवार जी को। लेकिन मीटिंग के बाद अभी भी, जैसा कि अश्विनी शाही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक जैसा कि सरकार बता रही है कि कुछ खामियां हैं, उन्हें हम दुरुस्त करेंगे, उसके बाद मराठा आरक्षण पर हम इस पर आएंगे, से लेकर आएंगे। क्या आपके पास कोई खबर है कि क्या इस आरक्षण पर सरकार क्या कर रही है, क्या करने जा रही है? शरद पवार खुद उस मीटिंग में मौजूद थे। किन चीज़ों पर कॉन्क्रीट बातचीत हुई है? एनसीपी ने किन मुद्दों को वहां उठाया है? क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई हमें तो नहीं पूछा गया है। मैं आपके बात पे ये पहले रख दूं कि एनसीपी के सारे जितने भी हमारे जो अजित पवार साहब के ग्रुप की तरफ से सुनील तटकरे साहब जो है उनके प्रतिनिधि बन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष मंत्री भी है, वो अपनी बातों को रखे मराठों के हित के लिए आज देवेंद्र जी के साथ और हमारे शिंदे साहब के जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं उनके साथ खड़े थे और सारे दल को बुलाकर ये सब चीजों का जो है चर्चा किया गया। जल्दी ही इसका निर्णय जो है रास्ता निकालने वाला है। दूसरा एक बात आपसे कहूंगा कि इसके अंदर उद्धव ठाकरे की बातें आपने कहा कि उद्धव साहब ठाकरे को नहीं बुलाया गया। राव साहब डांगे थे ना, उनके प्रतिनिधि बन के गए थे ना। और जरूरी नहीं है कि उद्धव ठाकरे को बुला के, उद्धव ठाकरे साहब जो है वो तो अपनी जगह पे हमेशा बहुत से ज्यादा प्रोग्राम में आता ही नहीं, वो किसी को भेजते ही अक्सर। लेकिन उनका भी कहना जायज है। देखिए, अगर मराठा आरक्षण की बात आती है तो बाला साहब ठाकरे को हम भूल जाए, ये समाज भूल जाए, देश भूल जाए। बाला साहब ठाकरे की वो मराठा अभी जो बाला साहब ठाकरे के साथ रहा नहीं है। मराठे जो है वो सबको उड़ने आ गया, सभी को मालूम है अपना हक लेना और सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात सरकार की, ये अभी जो चीज है, ये अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी ये पास करना पड़ेगा। 50% आरक्षण अगर दे रहे हैं उसके ऊपर लेना है, उसका जीआर ऑलरेडी हमारे पास पहले से था, तो ये अभी वहां पर भी बात रखना पड़ेगा। तुरंत ऐसा नहीं कि जमाल को टपकी से और पिला दिया और हो गया। लेकिन जो आंदोलनकारी दंगा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो जनता को तकलीफ दे रहे हैं, आरक्षण तो उनका हक है, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आज हसीन मुस्लिम साहब की गाड़ी पे तोड़फोड़ किए, अरे कभी आर कभी पार कभी क्या है, तो इस तरह की चीजें जो है। ठीक है, सुनील कौशिक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। आप मुकलेश शेख जो कि एनसीपी के नेता है, जो चीजें कह रहे हैं उनसे कितना तारीफ रखते हैं? वो कहते हैं ठीक है, उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया, उनकी तरफ से जो प्रतिनिधित्व थे उनको बैठाया गया था। बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी वो अब नहीं बची है। लेकिन मराठा आरक्षण जब इसकी बात आएगी, बाला साहब ठाकरे को लोग याद करेंगे। ये हो नहीं सकता। बाला साहब ठाकरे से मराठा आरक्षण को कोई अलग नहीं कर सकता, ये मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल प्रीति, और ये मांग मुझे लगता है अभी की नहीं है, 80 के दशक से ये मांग है। और जब 1997 में जब मराठा संघ बना, जिसमें बड़े चक्रव्यूह की एक संरचना उस समय की गई थी,
और उसके बाद लगातार किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, हमेशा इस बात की मांग 80 के दशक से होती रही है। तो अब कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि साहब मैं विपक्ष में हूँ या वो सत्ता पक्ष में है। जब वो सत्ता पक्ष में थे तब भी उनके सामने मांग रखी गई थी, और जो इस समय सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं वो जब विपक्ष में थे तो इस ऐसे आंदोलनों की अगुवाई उनके नेताओं ने भी की है। तो ये मैं मानता हूँ कोई भी पार्टी या कोई भी नेता इससे बच नहीं सकता कि मुझे मौका नहीं मिला या मैंने इस आंदोलन की अगुवाई नहीं की, चाहे देवेंद्र जी हों, चाहे शिंदे साहब हों, चाहे उद्धव हों, चाहे अजीत पवार हों, चाहे शरद पवार। ये बड़े नेता हैं जिन्हें मुझे लगता है हर आंदोलन की इसमें अगुवाई की है। और आज जो मीटिंग हुई, मीटिंग में मुझे नहीं लगता किसी ने विरोध किया हो। सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसमें तैयार थे कि हाँ, मराठा संघ को या मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए। 2018 में जब 16% दिया गया, हाई कोर्ट ने जब 2019 में जब फैसला लिया तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा कम कीजिए, 13% 12% के आसपास इसको लेकर के आई, और सुप्रीम कोर्ट में अगली वर्ष जाकर के वो निरस्त कर दिया गया। सब जानते हैं राजनीतिक दल के टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, लेकिन क्या ईमानदारी से वो उसको भरपाई कर पाएंगे? आज ओबीसी समुदाय में जो मांग हो रही है मराठा समुदाय को, क्या ओबीसी समाज जो इस समय सम्मिलित है वो इस समय विरोध कर रहा है? वो कह रहा हमारा आरक्षण क्यों कम किया जाएगा, हमारे में क्यों आप सम्मिलित कर रहे हैं? तो उनके लिए सरकार के पास या राजनीतिक दलों के पास जो इस समय समर्थन कर रहे हैं उनका जवाब उस समय क्या है? और मैं बात करूं कि 1948 से पहले जो ये समुदाय था इसको कुणबी समुदाय से जाना जाता था और इनको पहले ओबीसी वर्ग में था। 1948 के बाद निश्चित तौर से अंग्रेजों ने जब इसको वापस लिया तो ये मराठा में आ गए, लेकिन ओबीसी समाज का जो मिलने वाला था इनको लाभ वो खत्म कर दिया गया। तो क्या निश्चित तौर से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, राजनीतिक दलों को तय करना, इसमें तय करना है। ठीक, अश्विनी शाही जी, आप रत्नाकर जी की बातों से ज्यादा सहमत नजर नहीं आ रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए प्रीति जी, कांग्रेस के पास इस समय तथ्यों का अकाल है, मुद्दों का अभाव है, तर्कों का उनापन है, वो दिखाई दे गया। 82 से आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस के नेताओं को ये सोचना चाहिए। आज सीधा उन्होंने कह दिया महाराष्ट्र को मणिपुर बनाने जा रहे हैं। भाई, आपकी सरकार चल रही है, बिहार में लाठी चलवा रहे हैं आप नौकरी मांगने वालों पर और कहते हैं 10 लाख नौकरी देंगे। थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। 82 में आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना साहब पाटिल ने अगर आपने मांग लिया होता तो आत्महत्या नहीं करनी पड़ती, एक जान बच जाती। उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। वो देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार जब आई तो हम लोगों ने आरक्षण देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, सीधा मुंह उठा के आपने आरोप लगा दिया। टेक्निकल चीज अभी जो है कौशिक साहब ने बताया कि कुणबी जाति है, उसका जाति प्रमाण पत्र मंगलवार से बांटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले मंगलवार से जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिया जाए। लेकिन फिर टेक्निकल चीज फंसेगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछूंगी जो मुझे आप समझाइए, ठीक है? आप ये बताइए कि अगर मराठाओं की बात आ रही है, आरक्षण की बात आ रही है, जिस पर पूरे प्रदेश भर में, पूरे सूबे में अभी प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शन उग्र है, हर कई ऐसी पुणे में कई ऐसी जगह, महाराष्ट्र के कई ऐसे गांव हैं या फिर कई ऐसे नोन प्लेसेस हैं जहां पर कर्फ्यू भी लगा हुआ है। अभी उद्धव ठाकरे का कहना है कि आप तमाम उन मराठा नेताओं को क्यों नहीं मीटिंग में शामिल करते जिन्होंने मराठा आरक्षण के लिए आवाज उठाई थी? ये अभी भी लामबंद है। आपने उद्धव ठाकरे को इस मीटिंग में नहीं बुलाया है, क्यों नहीं बुलाया है? आप बाला साहब ठाकरे के योगदान को इस आरक्षण के लिए उन्होंने जितना काम किया वो कैसे भूल सकते हैं? तो बहुत जेन्युइन प्रश्न है। प्रीति जी, उद्धव ठाकरे ही संपूर्ण मराठा नहीं है। अभी मुखलेश जी ने कहा, उनका प्रतिनिधि वहां पहुंचा था, और एक उद्धव साहब ठाकरे पूरे मराठा हो जाएंगे, ये मुगालते में उनको नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मराठा जो है अब चीजों को समझ रहा है कि हमको कांग्रेस के साथ रहना है, कि हमको भाजपा के साथ रहना है, कि हमको शिवसेना के साथ रहना, उसको पता है। ये नहीं है कि वो अकेले मराठा है। और बाला साहब ठाकरे का नाम तो डुबा दिया उद्धव साहब ठाकरे ने। उन्होंने कहा था बाला साहब ठाकरे ने कि जिस दिन कांग्रेस के साथ हमको समझौता करना पड़ेगा उस दिन अपनी दुकान बंद कर दूंगा, और वही ये दुकान जो है खोले बैठे हैं। तो इन्होंने तो उनका नाम तो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी हम लोग कहते हैं, उन्होंने उस नाम को हटियामिट कर दिया। वो उस लायक नहीं है कि वो बोले कि मराठाओं के विरोधा है। हाँ, उनके पार्टी का उनका प्रतिनिधि आया हुआ था, और वो सारे लोग, शरद पवार साहब मराठा नहीं है, शिंदे साहब मराठा नहीं है, बाकी और लोग मराठा नहीं है, वहां पर मराठा है। यही टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि 40% विधायक मराठा होते हैं,
और वो चूंकि क्या कहेंगे राजनीतिक- रत्नाकर जी, क्या कहेंगे? राजनीतिक रूप से मेरी ये बात पूरी हो जाने दीजिए। रत्नाकर जी बोलिए, राजनीतिक क्या रूप कहेंगे? वो से- फैक्ट्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक क्या रूप उद्धव से ठाकरे को और संपूर्ण सामाजिक मराठा रूप मान से- ले, क्या वही सिर्फ सामाजिक उस गुट के आते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम मान ले, ऐसा थोड़े ना होगा। हाँ, प्रॉब्लम है। और दूसरा जो ओबीसी का अभी प्रीति कौशिक जी जी ने देखिए, कहा वो भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस चीज को हम अब सुलझा मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए बस। प्रीति जी देखिए, इनकी अगर मंशा होती ना तो ये दूसरे जैसे कानून पारित कराते हैं और मराठा अध्यादेश लेकर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आपने 50% कैद का जो है बढ़वाया? क्यों नहीं आपने विशेष सत्र बुलाया? आपकी मंशा थी क्या कि आपने जो वादा करके आए थे वहां से मनोज पाटिल जी से, जरांगे पाटिल जी से, आपने उस वादा को निभाया? आज की परिस्थिति जो बनी वो किस लिए बनी? आपने झूठे वादे किए मराठा समाज से, आपने 2014 में भी झूठे वादे किए, एक महीना पहले भी, 40 दिन पहले भी आपने झूठे वादे किए। उसकी वजह से आज ये परिस्थिति बनी है। आज इस चीज को आपको स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आज इनके ही लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम आरक्षण देंगे, इससे हम पीछे नहीं हट रहे। वहां के सीएम, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे सामने आकर कहते हैं कि हम देंगे आरक्षण देने पर हम, ये बैठक भी आज जो हुई है उसी पर हुई है। बोलिए प्रीति जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये झूठ बोलते हैं ना। मराठाओं को अगर विश्वास होता इनकी बातों पे तो ये आज जो शिंदे साहब बोल रहे हैं तो वो तो अपना अनशन तोड़ दिए होते। लेकिन उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं अगर पिछला जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में शिंदे साहब खुद पानी पिला करके मनोज जरांगे पाटिल जी को अनशन तुड़वाया और 30 दिन का वादा लिया। लेकिन मनोज पाटिल जी ने 40 दिन का वादा किया कि आप 40 दिन में हमें करिए। लेकिन 40 दिन में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ किया है मराठा समाज के लिए? वो बताएं। आज इनके ही सरकार में बैठे छगन भुजबल इस मराठा आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर वो ओबीसी में आएंगे तो हम जो सड़क पे उतर जाएंगे। वो चूंकि खुद छगन भुजबल मुकेश शेख कुछ समाज से आते जवाब हैं। देना चाहते हैं आपके सवालों का, जल्दी से मुकेश जी। देखिए, विलासराव देशमुख मराठे थे, अशोक चौहान कांग्रेस के मराठे थे। ये पीछे की बातों को लेके आप देखो भटकाने की कोशिश ना करें। देखिए, ये मनोज जरांगे साहब को जो लोग उस्का रहे हैं, तो मनोज जरांगे साहब को जो आगे लाके इसको पाकिस्तानी कर रहे हैं, तो ये कबूल कीजिए कुछ ऐसे मराठों पे भी तो मराठों के नाम पे दंगा कर रहे, गाड़ियां फोड़ रहे, और ये सब चीजें जो हो रहा है तो जनता ये सब देख रही है। ये मराठे की बातें जो होता है ये स्टार्ट से लेके अभी तक क्यों ना मराठों के बारे में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का मराठा रहा ना, किए मुकेश जी? तो ये अभी गुलाब चंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। एक बार उनके पास चल लेते हैं। गुलाब चंद्र जी, पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? मराठा आरक्षण अल्टीमेटम दिया गया, आज आखिरी दिन है। उद्धव ठाकरे ने कहा आज आखिरी दिन है, आज आप कुछ करके दो, इस आरक्षण पर कोई फैसला लीजिए, नहीं तो पूरा मामला हाथ से बाहर चला जाएगा। बोलिए। पिछले सरकार आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का था, उन्होंने भी तो प्रयास किया मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर के। उन्होंने क्या किया? जाकर के सुप्रीम कोर्ट में रुक गए। इस वक्त आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन को एक आयाम देने की बात हुई है और आज सर्वदलीय बैठक के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया। सभी दलों के लोगों ने मराठा आरक्षण को समर्थन किया है। सभी ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में मैं आपको क्या कह सकता हूं, क्या बता सकता हूं? जिस वक्त महाराष्ट्र एक तरफ जल रहा हो और ऐसे टीका टिप्पणी कर रहे हो, आदरणीय संजय राउत जी मणिपुर से संज्ञा दे रहे हैं। अरे सभी लोगों को मिलजुल करके अगर इनकी नीति ये साफ है तो मराठा आरक्षण को आप खुल करके समर्थन दें, जैसे सर्वदलीय लोगों ने समर्थन किया। मेरे ही नहीं समझ में आता है कि इसमें राजनीति करने की क्या आवश्यकता है। इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो एक ही बात जानते हैं कि जो हालात पैदा हुए उस हालात के समाधान। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए हमारे खास प्रोग्राम आज का मराठा आरक्षण पे। फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। मराठा आरक्षण को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इस पर अभी फिलहाल क्या होगा, कैसे राज्य में जो मराठा आरक्षण को लेकर के उपद्रव वहां लोग कर रहे हैं उसको कैसे शांत किया जाए। जगह जगह प्रदर्शन पूरे सूबे में किया जा रहा है। वापस चलेंगे हमारे साथ तमाम पैनल में लोग। हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार कौशिक जी। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आरक्षण पे अभी भी देने की बात को लेकर के बात बैठक तक थी, बैठक हो गया है, बैठक कर ली गई है। अब उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज का अल्टीमेटम है, आप अगर समय बढ़ाएंगे स्थिति मतलब हाथ से बाहर चली जाएगी। उसके बाद अगर उपद्रवी ज्यादा उत्पात मचाते हैं इस आरक्षण को लेकर के, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी फिर राज्य सरकार की होगी। उनके कहने का मतलब यही। नहीं देखो, बिल्कुल है। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ सरकार की मंशा रहेगी तो निश्चित तौर से उसके हल निकलेंगे। और ऐसा नहीं है कि अपने देश में किसी राज्य में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं है। ये बहुत पहले 80 के दशक में भी आरक्षण तमिलनाडु में 69% कर दिया गया। और जुलाई 2010 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी है, ये राज्य सरकारों को अधिकार भी दिया है, लेकिन उसमें सशर्त दिया है कि वैज्ञानिक आंकड़े या टेक्निकल चीज़ें आप समझाने में कामयाब होते हैं, यदि आपके पास ऐसे कुछ आंकड़े हैं कि देना बहुत आवश्यक है तो निश्चित तौर से राज्य सरकारें दे सकती हैं। और केवल आंदोलन करने से या राजनीतिक बातें करने से नहीं है, वो तथ्य आपको रखने पड़ेंगे। और तथ्य वैज्ञानिक रूप से आप रखते हैं तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको न माने, ऐसा हो भी नहीं सकता है। और क्यूरेटिव पिटीशन महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और वो सुनने के लिए तैयार भी हो गया है। तो मैं कह सकता हूं कि माननीय वहाँ की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने वैज्ञानिक परिस्थितियों को आंकड़े रखेगी वहाँ, तो निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट सहमत होगा। लेकिन क्या ओबीसी समुदाय जो वर्तमान में है वो उसको मानने के लिए तैयार होंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि अभी आंकड़ों के तौर पे, क्योंकि अभी हमारे साथ शिवसेना के गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि इससे पहले उद्धव ठाकरे जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्या कर लिया उन्होंने? कम से कम हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हैं जो कि मीटिंग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं और अड़ गए हैं कि नहीं हम आरक्षण देंगे। हालांकि अब इसको लेकर के मांग बहुत तेज हो गई है, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बैठक कर रहे हैं, हम देकर रहेंगे। नहीं देखो, आंदोलन करने से मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखा होगा कि गुर्जर समुदाय ने 2-2, 3-3 महीने तक ट्रेनें नहीं चलने दी। ये वो भी समझते हैं आखिर में कि कुछ चीजें तथ्य होती हैं जो आप संविधान से ऊपर उठ के नहीं हो सकते हैं। और संविधान के दायरे में रह करके आप जो परिस्थितियां रखी जाती हैं तो निश्चित तौर से मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस का कोटा केंद्र सरकार ने पास किया ना 10%, और उसमें 3 संवैधानिक संशोधन करने पड़े। तो जब संवैधानिक संशोधन करने के लिए आप तैयार है, उसमें केंद्र सरकार मोहर लगा दे तो निश्चित तौर से मुझे लगता है 20 का ठीक है रत्नाकर जी, जो भी करना संविधान के दायरे में कीजिए, उससे बाहर जाकर आप करेंगे तो लास्ट में आप आरक्षण, आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया उन्होंने कहा कि आप देखिए जाट गुजरों ने भी उन्होंने आरक्षण के लिए कितने सारे प्रोटेस्ट किए, उन्होंने प्रदर्शन किया, क्या हुआ अंत में? प्रीति जी देखिए, कौशिक जी ने एक चीज कहा है, मंशा। सरकार की अगर मंशा होगी तो सरकार निश्चित उसका हल निकालेगी। लेकिन सरकार ने 40 दिन से ज्यादा इन्होंने क्या किया? अगर इनकी मंशा होती कि हम जो है आरक्षण के कैपिंग को बढ़ाएं, इनकी तो डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, तो यह निश्चित रूप से वो 50% का जो आरक्षण का कैपिंग बढ़ा करके अब तक हमारा आरक्षण को विशेष सत्र बुलाकर पारित भी कर दिए होते 16% जो मांग कर रहे हैं। और हमने कांग्रेस पार्टी ने तो वादा किया कि हम जब भी आएंगे, अगर यह सरकार नहीं करती है, हम जब भी आएंगे तो हम 16% जो है आरक्षण देंगे मराठाओं को और 50% कैपिंग जो है वो निकालेंगे। लेकिन बात ये है, आज हम ये करने जाएंगे तो भी हम समर्थन देंगे, हम ये भी कर रहे हैं रत्नाकर जी। लेकिन आने वाले समय में देखिए चुनाव है, जैसा कि सरकार अब इसको लेके सीरियस है, बैठक कर रही है, बातचीत है। अगर ये पारित हो जाता है, अगर ये आरक्षण पास हो जाता है, दे दिया जाता है, मैं कह रही हूँ, तो तब आप देखिए ये कितना बड़ा माइलस्टोन होगा आने वाले चुनाव में भी। पूरे महाराष्ट्र से आप लोगों के लिए चुनौती बढ़ जाएगी फिर रत्नाकर जी। हमारे लिए चुनौती जो है ये है कि मराठा जो 33% हैं इस राज्य में और जो 51% मराठा भूमिहीन है। चलिए, संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय द्विवेदी जी हैं उद्धव गुट के शिवसेना के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय द्विवेदी जी, पूरे मराठा आरक्षण और इस आंदोलन को आपकी उद्धव गुट के तमाम नेता कैसे देखते हैं? संजय द्विवेदी जी, आपको आवाज आ रही है?
रत्नाकर जी बोलिए। प्रीति जी, मैं यही आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूं पूरा, कि हमारे लिए चुनौती ये है कि हम मराठाओं को किस तरह से उनका हक दिलवाएं, और वो हम सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, और सरकार आंदोलनकारियों के साथ हम खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार की मंशा जो है ये झूठ बोलकर आज की परिस्थिति, मैंने पहले ही कहा कि आज की परिस्थिति को मणिपुर जैसे हालात बनाने का जिम्मेदार तो इनके नेतागण है, जो जाते हैं वहां पर आंदोलन में और झूठ बोलकर चले आते हैं और झूठा वादा करके आते हैं। अरे आप उनको ये समझाते कि ये चीजों की परिस्थितियों को हमको लड़ना है, अभी सुप्रीम कोर्ट में हमको ये तथ्य साइंटिफिक जो है आंकड़े उनको प्रस्तुत अश्विनी शाही जी, जल्दी निश्चित रूप से वो जो है प्रीति जी, हाँ। कांग्रेस वो इतनी समझते बेशर्मी से अपनी बात करती है। राहुल गांधी जी एक तरफ जाते हैं चुनाव प्रचार में, वो ये कहते हैं कि हम जो है जातिगत जनगणना कराएंगे। बता दीजिए, वहाँ कर्नाटक में जातिगत जनगणना हुई है, उसको लागू नहीं कराते, और यहाँ बैठकर उसके कांग्रेस के नेता रत्नाकर जी ये बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम कराएंगे। अरे भाई, 2004 में विलासराव देशमुख साहब ने क्या किया? 82 में आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कुछ किया? नहीं किया। यहाँ बैठकर आप मणिपुर और पता नहीं कौन कूद कर रहे हैं। क्या मणिपुर की बात है? आप लोग देश के खिलाफ होते चले जा रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस अपनी होती जा रही है। देश में कांग्रेस खत्म होती जा रही है। आप लोग इस चीज को देखिए, मणिपुर क्या है, महाराष्ट्र क्या है, आप लोगों ने। संजय द्विवेदी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजय द्विवेदी जी, आ रही है आपको मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल 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 आ रही है। एंकर जी जी, बिल्कुल आ रही है आपको मेरी आवाज। और मैं सवाल आपसे शो है, और शो में आप अभी हैं। संजय द्विवेदी जी, कैसे देखती है आपकी पार्टी इस मराठा आरक्षण को, जबकि आज आपकी पार्टी से उद्धव गुट से उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आज आखिरी दिन है, आप बैठक कर लीजिए, मैं बता दीजिए, वरना ये पूरा मामला हाथ से बाहर चला जाएगा। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज करवा चौथ है, मैं करवा चौथ सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। दूसरी बात यह है कि जिस तरह सरकार तोड़फोड़ के बनाई गई, सरकार चल रही है। अभी मैं एक डिबेट में था, उसमें बताया साहब सिद्धे जी जो है वो कह रहे साहब ये गलत है, इस तरह से नहीं। तो ये चीज पकड़ सरकार में है। आरक्षण अगर मांग 20 साल चल रही है, 30 साल चल रही है, तो सरकार में आप हैं। दूसरी बात, आंदोलन करने का अधिकार सभी को कर दिए होते। पहले बोलने दीजिए उनको। अच्छा, पहले संजय द्विवेदी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। बोलने दीजिए उनको। हम बोल रहे हैं, फिर आप जो क्वेश्चन करेंगे मैं जवाब दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप थोड़ा सब्र रखिए। बोलिए। जो आंदोलन होना चाहिए, शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए। इसमें कोई जनमानस की हानि नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीय संपदा का नुकसान नहीं होना चाहिए। और आंदोलन कोई अगर हो रहा है तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रशासन की और सरकार की, क्योंकि उस पर निगाह रखना चाहिए सरकार को, प्रशासन को। तो जिस तरह से 8 जिलों में उग्र आंदोलन हुआ है, तो मैं तो इस बात की बिल्कुल 100% कह सकता हूँ आज कि सरकार फेल है। सरकार फेल है, सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार का कोई इससे मतलब नहीं। जो सरकार 4 प्रोजेक्टों को महाराष्ट्र से भेज के बाहर भेज दे और वो गुजरात में लगे जाके, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है। और विकास की बात हो रही है। तो आज आरक्षण की मांग, आज सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे को नहीं बुलाया गया, कोई बात नहीं। हमारा निश्चित निर्णय यह है कि आंदोलन इस तरह का उग्र ना हो, इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। आरक्षण की जो उनकी मांग है उस पर सरकार बेहतर। ठीक है, अश्विनी शाही जी बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता। प्रीति जी, संजय जी आकर कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, आरक्षण का भी। इसके पहले इनकी सरकार की क्या किया? एक काम जो किया हो अगर इस मराठा आरक्षण पर, तो ये गिना दे। अभी ये महावसूली अघाड़ी की सरकार चला रहे थे कुछ दिन पहले। विकास की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन जो है, बन के गुजरात में तैयार हो रही है। महाराष्ट्र में रोकने का काम आप लोगों ने किया है। आप लोगों ने जिस पे आपने आरोप लगाए, जिस पे आपने आरोप लगाए वो सब आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे एनसीपी के नेता हो, चाहे शिवसेना के नेता हो, चाहे पूरे देश के नेता हो। हम आपसे सवाल पूछेंगे, जिन लोगों पे आपने आरोप लगाया वो आपकी पार्टी ले लिया है, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आपने क्या किया? महाबसूरी सरकार, आपने क्या किया? महाबसूरी सरकार आपकी हो गई। क्या किया भाई आप लोगों ने? आपकी सरकार थी, आपने कुछ करना चाहिए था ना। क्या सिर्फ जो है कहने का हम तो चाहते हैं? अरे भाई, मराठाओं के ठेकेदार थोड़े हुए हैं,
बाला साहब ठाकरे जी थे, एंकर जी थोड़ा समय दीजिए। मराठा आते थे, लेकिन अब उनसे बड़े बड़े मराठा हो गए हैं। प्रीति जी उद्धव थोड़ा ठाकरे समय से। दीजिए। बोलिए प्रीति जी, बोलिए थोड़ा समय दीजिए मुझे। बोलिए बोलिए। मैं कहता हूँ महावसूली की सरकार, बहुत अच्छी बात आपने कही, और उस महावसूली की सरकार में जिन जिन पे आरोप लग रहे थे, चाहे वो एनसीपी के नेता हो, चाहे वो शिवसेना के नेता हो, अरे वो आज इस आप मराठा क्या आंदोलन पर बोलिए। मंत्री, अरे आपने क्या किया ये बताइए। अच्छा, एनसीपी के नेता भी, अगर एनसीपी की बात आ रही है तो एनसीपी के नेता भी हमारे साथ बैठे, मुखलेश शेख साहब, क्या कहेंगे अश्विनी शाही की बातों पर? मुखलेश शेख जी, आवाज आ रही है आपको? क्या कहेंगे आप? अश्विनी शाही ने, आवाज आ रही है आपको मुखलेश जी? जवाब दीजिए। जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए। मुखलेश जी बताइए, अभी महावसूली अघाड़ी की सरकार हुआ करती थी पीछे, उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया इस मराठा आंदोलन पर, ये बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। आपको आवाज नहीं आ रही, चलिए संजय द्विवेदी जी बोलिए। मैं वही तो बात कह रहा हूँ, महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही थी और ये कह रहा हूँ महावसूली सरकार में आरक्षण में भी आता हूँ। क्या माननीय उद्धव जी ने क्या क्या नहीं किया, वो भी मैं आता हूँ। सरकार आरक्षण पर ही रहे। चुप रहे, थोड़ा धैर्य रखें। हमको पूछे, काम बता दीजिए ना। हम लोग लड़ने नहीं आए, नहीं लड़ने नहीं, अपने विचार देने आए, तो जनता सुनती है। नहीं, हम लोग अपने विचार देने आए हैं, लड़ने की जरूरत नहीं है। अपने अपने विचार है, मैं विचार अपना दे रहा हूँ, आपने विचार दिए, मैंने धैर्य से सुना, अब मैं अपने विचार दे लूं। आपने महाविकास अघाड़ी सरकार को महावसूली सरकार का क्या काम किया वो जनता ने बताया। 5वें नंबर पे थे, हमेशा उद्धव जी टॉप 5 में आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिन नेताओं पे आपके लोगों ने आरोप लगाए, चाहे जो भी हो, जितने आज एनसीपी के नेता हो, जिनके लिए आप कहते हैं चक्की पिसवाएंगे, चक्की पिसवाएंगे, चक्की पिसवाएंगे, आज वो आपके मुख्यमंत्री है। अरे तो आपको शर्म आनी चाहिए। चुनाव में आप कुछ बात कहते हैं नहीं, लेकिन जगह जगह जो तस्वीरें आई हैं आरक्षण की मांग के लेकर, जो मनोज आरंगे हैं आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, लेकिन जो सूबे के अलग अलग इलाकों से जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, गाड़ियों को जला दिया गया है, कर्फ्यू लगा हुआ है, इसको लेकर के उद्धव ठाकरे जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप इस तरह से प्रदर्शन ना करें। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि आज आखिरी दिन है अल्टीमेटम का, अगर आप लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया तो बात हाथ से बाहर चली जाएगी। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि या तो आप आज के आज बताओ, हम जो कह रहे हैं वो मानो, भले ही आपके टर्म्स कंडीशन उसमें मैच करते हो नहीं हो, अदरवाइज जो द्रवी है वो अपना काम ऐसे ही पूरे महाराष्ट्र में करेंगे। फिर इसे ऐसा देखा जाए ना संजय जी, बोलिए। नहीं 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 प्रीति जी, यही तो गलत बात है। हाँ बोलिए, आप समझाइए। फिर एक आदमी अवमानन कर रहा है, हाँ। तो इतनी उग्र घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही है, जान माल की हानि हो रही है, राशि संपत्तियां जल रही है, तो इस अगर आंदोलन हो रहा है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आंदोलन उग्र आंदोलन हो रहा है तो क्या माननीय उद्धव ठाकरे जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो रोकने जाएंगे, या संजय द्विवेदी रोकने जाएंगे, या कौन रोकेगा उसको? उसको रोकने का कार्य किसका है? दिल्ली जला, मणिपुर जला, किसका काम था? आज अगर आप माननीय उद्धव ठाकरे को आरोप लगा रहे हैं तो ये कहाँ की न्याय है? अरे सरकार आपकी, सब केंद्र सरकार में आपकी है, सब कुछ आपका है। उनकी जो मांगे हैं, चलिए 20 साल से आंदोलन चल रहा है, 25 साल से आंदोलन चल रहा है, लेकिन उनकी मांगों का लोगों ने सही ढंग से निर्वहन किया होगा, आंदोलन करते होंगे, पार्टियां। ठीक है, आपकी इन बातों पर सुनील कौशिक जी क्या कहते हैं, बोलिए। लेकिन आप समझा नहीं पा रहे हैं। हाँ, आप सुनील कौशिक जी जल्दी से, ठीक है। देखो, संजय द्विवेदी जी जो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता में कभी रहे नहीं या उनको कभी मौका मिला नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण की सुनवाई चल रही थी और जब ये केस खारिज किया आरक्षण को लेकर के, तब महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी, ये संजय जी बताएंगे क्या? या उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने तब इसके लिए कौन सा विशेष प्रयास किया? या आप देवेंद्र जी के साथ सरकार में रहे, एक बार नहीं, भाजपा के साथ कई बार आप सत्ता में रहे हैं महाराष्ट्र में, आपने क्या किया इस मराठा आरक्षण के लिए? आज आप कांग्रेस के साथ बैठ करके ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सत्ता का सुख तो आपने भी संजय द्विवेदी जी भोगा है, और उद्धव ठाकरे जी, सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए पूरी बात। उद्धव जी ने अगुवाई की, लेकिन जब उद्धव ठाकरे सत्ता के सहभागी रहे या सत्ता में उनकी हिस्सेदारी रही,
तब इस मराठा आरक्षण के लिए आपने भी कुछ नहीं किया, आपने भी राजनीति की। विपक्ष में रह करके आपको मराठा आरक्षण की याद आती है और सत्ता में जब होते हैं तब आप वो भूल जाते हैं। चलिए संजय जी जवाब। यही तो सवाल कौशिक जी, मैं आपको जवाब का सिंपल जवाब दे दूं। सिंपल जवाब 95 में सरकार रही, हमारे मुख्यमंत्री थे। अभी 2015 में सरकार बनी, उसमें थे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, हमारे मंत्री बने थे। अभी 16% अभी 2.5 साल सरकार चली। सुन लीजिए, सरकार अभी 2.5 साल सरकार चली, अभी 16 बीजेपी बाहर थी। लेकिन इससे पहले अरे भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, धैर्य हम भी सुन रहे हैं ना, धैर्य सुन लीजिए। अभी सरकार चल रही है, तो जब 2014 से 2019 तक सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं विचार किया? और आज भी सरकार उन्हीं की है, क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? नहीं, उद्धव जी ने रखा क्या? मेरा सवाल नहीं समझे संजय जी। मैं ये कह रहा हूं, जब आप सत्ता के सहभागी रहे तो क्या मुख्यमंत्री पर दबाव डालने का प्रयास आपने किया? एक बार भी आप बता दीजिए मुझे। सामना में आप सामना निकाल, अब सामना अखबार की बात मत करिए, मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं। अब वो पत्रकारिता की आप बात करने लगे कि सामना में क्या हुआ। रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस के नेता, सरकार में जब उद्धव ठाकरे जी ने क्या कोई बड़ा फैसला लिया कि हम समर्थन वापस ले लेंगे या मराठा आरक्षण नहीं देंगे क्या? या आपने कोई अल्टीमेटम दिया जिस समय आप सहभागी थे बीजेपी के साथ? मुख्यमंत्री तो मैं, आपके जो बीजेपी के मुख्यमंत्री तो बच्चा थे ना। अरे आप तो थे, उसमें सहभागी थे, आप समर्थन वापस ले लेते इस पे। आप इस पे जब आरक्षण पे नहीं बोलेंगे, आप समर्थन रत्नाकर जी कांग्रेस के नेता, आवाज आ रही है आपको? महाविकास आघाड़ी की सरकार में क्या सरकार, प्रश्न समझ गया, बोलिए। समझ गया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी अपना बॉल जो है विपक्ष के ऊपर फेंक करके और मराठा समुदाय को ये जताने की कोशिश जो कर रही है कि भाई ये जो है करा धरा है, विपक्ष का है, तो ऐसा होगा चलेगा नहीं। ये आज आपकी जिम्मेदारी है कि उनका हक जो है, आप डबल इंजन सरकार है, ये ध्यान रखिए। केंद्र में भी आप हैं और राज्य में भी आप हैं, और डबल इंजन की सरकार है तो 50% का जो सुप्रीम कोर्ट में कैपिंग का अटका हुआ है मामला, उसको हल करा सकते हैं आप। सदन में लेकर जाइए और अध्यादेश पास कराइए। भाई कौन रोक रहा है आपको? आप मराठा जो वहां बैठे हैं, 10 लाख मराठा आंदोलन कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाइए। 13 से ज्यादा मराठा जो आत्महत्या कर चुके हैं इतने दिनों में, 40 दिन के अंदर, तो उसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा, कोई तो सरकार है जो इसकी जिम्मेदार होगी। आप क्यों भाग रहे हैं जिम्मेदारियों से? और झूठ पे झूठ और झूठे वादे करते हैं। चलिए संजय द्विवेदी जी 10 सेकंड। आप सिर्फ उसी मैं तरह एक से उदाहरण दे रहा हूं, ओबीसी एक उदाहरण दे रहा हूं। अभी नहीं करना चाहते हैं, जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते। अच्छा ठीक है, संजय द्विवेदी जी को भी बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए संजय द्विवेदी जी, यहाँ पे चिल्ला लीजिए, मराठाओं को सुन लीजिए। देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही इसी मंशा के साथ सवाल उठा, सुनील कौशिक जी कह रहे हैं कि सेम मंशा जिससे आप कह रहे हैं कि देना ही पड़ेगा, जब उद्धव गुट की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी थी, तब आपने इसी मंशा के साथ आवाज क्यों नहीं उठाई थी? संजय द्विवेदी बोलिए। मैं बता रहा हूं। अभी दिल्ली में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि साहब सरकार का जो फैसले रहेंगे वो सरकार रहेंगे, राज्यपाल जी के नहीं रहेंगे। तुरंत आनंद फनन में केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाके पास करा दिया। सरकार हमारी थी, किसी की थी, जो अगर उनका आरक्षण उनका पालन करना है, तो जैसे राम मंदिर के लिए आरक्षण हम लोग अध्यादेश की मांग कर रहे थे, वो तो भगवान श्री राम की दया हो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अध्यादेश की जरूरत ही नहीं पड़ी। राम मंदिर, आज भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज वही अध्यादेश माननीय मोदी जी, गृह मंत्री जी लेके अपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं पास करा देते हैं, जैसे दिल्ली का पास कराया गया? सभी विपक्षी जो जितना विपक्ष है उसमें संजय जी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा केंद्र सरकार के लिए एक्ट बनाने के लिए 2 लाइनें थी उसमें। तो आप अब उसमें जो आप कह रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा 2021 में आदेश में। अश्विनी जी, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने संजय द्विवेदी जी जो कह रहे हैं उस पर एक बार जवाब डाल दी, तो अब हम और आप क्या कर सकते हैं? इस पर क्या केंद्र की सरकार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है आपकी महाराष्ट्र में और केंद्र में, इस पर क्या केंद्र संज्ञान नहीं ले सकता? बोलिए। प्रीति जी देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से अभी प्रदेश के प्रधानमंत्री जी मौन, गृह मंत्री जी मौन,
स्पष्ट रूप से बताया है कि हम कुणबी का जाति प्रमाण पत्र बांटना शुरू कर रहे हैं। मंगलवार का दिन निश्चित किया गया। उसके बाद जब उनको बांट दिया जाएगा फिर उसके बाद हम आरक्षण के उसमें ले आएंगे। कुणबी जो मराठा जिसने अभी सुनील कौशिक जी ने उसका जिक्र किया था कि वो मराठा जो है कुणबी जाति में थे, लेकिन एक मेरा सवाल अभी वही रह गया, ना संजय द्विवेदी जी ने जवाब दिया न रत्नाकर सिंह जी ने। 82 से आंदोलन चल रहा है और जब देवेंद्र फडणवीस जी ने 16% आरक्षण दे दिया, आप लोगों ने क्या किया? मुख्यमंत्री रहते हुए एक उपलब्धि बता दीजिए मराठा आंदोलन पर, एक उपलब्धि नहीं लाने दूंगा मैं। एक उपलब्धि बताइए पहले। रत्नाकर जी ठीक है, जवाब रत्नाकर जी। चलिए हाँ, समय कम है, थोड़ा जल्दी, उसके बाद फिर शेख साहब के पास भी। प्रीति जी देखिए, आज ये कह रहे हैं कि ये प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, ओबीसी का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, वहीं पे इनके ही मंत्री छगन भुजबल जो है ओबीसी समाज से आते हैं, वो तो तलवार खींचे हैं, बोल रहे हैं कि मराठाओं को अगर ओबीसी में आरक्षण देने की कोशिश किया तो हम सड़क पर उतरेंगे। तो आप भाई, आप ही के मंत्री आपके आदेश का जो है, आपके निर्णय का विरोध कर रहे हैं। हमारे मंत्री तो क्या कर रहे हैं छोड़िए, आपने क्या किया वो जवाब दीजिए। हमारे मंत्री तो जो करेंगे हम निपट लेंगे, समाज को अलग से हम समझ लेंगे, हम उनको समझाएंगे, हम वही टेक्निकलिटी दूर करेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? मराठा आरक्षण पर कांग्रेस ने क्या किया और उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया? कोई एक्शन लिया हो तो बता दीजिए आप लोग। एक उदाहरण देवेंद्र फडणवीस मैटर क्यों लेके दिया है? उनके सामने लाना तो विपक्ष में थे, उनको मैटर लाना चाहिए था, क्यों लेके दिया है? देवेंद्र फडणवीस जी ने लिया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने 14 क्यों दिया, वो जब मुख्यमंत्री थे तो देवेंद्र फडणवीस जी ने 16% का आरक्षण दिया। आप लोगों ने क्या किया भाई? आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों का झूठ, भारतीय जनता पार्टी का झूठ, आपकी तोड़-फोड़ की राजनीति इसमें झूठ है, जरा बताइए। एनडीए तोड़ लो, शिवसेना तोड़ लो, मध्य प्रदेश तोड़ लो, कर्नाटक तोड़ लो और सरकारें बना लो, बस सरकारें बना लो, बस हमारे नाम पर जीत के आए आप और छोड़ के भाग गए उधर बाहर वसूलिया गाड़ी के। अच्छा चलिए, समय थोड़ा फाइनल कमेंट की तरफ जा रहा है, हमें फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा एक एक करके। शुरुआत तो डॉक्टर सुनील कौशिक जी से। नहीं देखो, मैं यही कह रहा हूँ प्रीति जी कि 80 के दशक से यदि मराठा समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं और सारे राजनीतिक दलों ने उसमें हिस्सेदारी की है। ये पहली सरकार थी देवेंद्र जी की जिन्होंने 2018 में फैसला लिया और वो सुप्रीम कोर्ट में जब वो कैंसिल हुआ तो ये था कि प्रदेश सरकार ठीक से तथ्य नहीं रख पाई। जुलाई 2010 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्रदेश सरकार 50% से ऊपर आरक्षण दे सकती है, लेकिन तथ्यात्मक चीजें, वैज्ञानिक आंकड़े रखने पड़ेंगे। यदि महाराष्ट्र सरकार ने उस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तथ्य अच्छे से रखे होते तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया कि 16 से आप 13% या 12% कर लीजिए, यदि वही आदेश सुप्रीम कोर्ट में मान्य हो जाता तो राहत होती, आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, संजय जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, मैं चाहता हूं जो इनकी मांग की इनको सरकार सोचना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस तरह के उग्र आंदोलन का ना हो। महाराष्ट्र की जनता में स्वस्थ वो मिले, स्वस्थ वातावरण मिले, कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना हो। सरकार को इन पर भी ध्यान देके इस मैटर का यथासंभव, यथाशीघ्र, जल्द से जल्द हल निकाल लेना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अश्विनी शाही जी फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है कि मराठा आरक्षण दिया जाएगा और हम लोग इसको पहले पूर्व में दे चुके। बार बार मैंने और सुनील कौशिक जी ने इसको बताने की कोशिश की और इन लोगों ने झुठलाने की कोशिश की। वही आगे हम लोग करेंगे। बस ये है कि आज देखिए सर्वदलीय बैठक हुई, सबकी इच्छा थी, सभी लोग उसमें राजी थे। अब जो उसमें तकनीकी चीजें हैं उनको दुरुस्त करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जरूर आरक्षण देंगे, क्योंकि रत्नाकर सिंह जी फाइनल कमेंट। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि हम जरूर करेंगे, लेकिन करेंगे कब ये करेंगे? 6 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव हो जाएगा तब तो इनकी सरकार रहेगी नहीं, तब करेंगे कब? आखिर ये मंशा का सवाल है। आज अगर ये चाहेंगे तो डबल इंजन की इनकी सरकार है, राज्य में भी और केंद्र में भी, और डबल इंजन की सरकार है। अध्यादेश पारित करा के मराठाओं के साथ ये न्याय कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं। आज ये महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र जल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, गृह मंत्री जी ने अपील किया, मराठा लोग यहाँ पे सड़क पे उतरे, 13 लोगों की जिंदगियां चली गई है, तो मणिपुर की तरफ प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं।
अरे राहुल आप गांधी अपील करिए कर कि दिए हम उसके आपके भाई एक लिए बार। अध्यादेश ला रहे हैं, हम इतने तारीख को हम आपका फाइनल अध्यादेश कमेंट है, पारित फाइनल करा के हम कमेंट आपको आरक्षण है देंगे। रत्नाकर जी, वो ठीक तो है। कर नहीं रहे हैं ये लोग। ठीक है, फाइनल कमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए, और साथ ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।